तो सर ये वैदिक ज्योतिष ये किसी उसकी ज्ञान है जिस पर ये आधारित है या ये कैसा है सर? तो ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है। उसमें भी जो भविष्यवाणी बोलते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों का कथन उन्होंने उनके संहिता में किया हुआ है। जीवन का सफर सुख और दुख से भरा है। दुख के समय में व्यक्ति खुद क्या कर सकता है? जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, वो साथ में ही रहते हैं। ऋग्वेद में पहला मंडल का एक पहला मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो सबसे बड़ा जो ग्रह सूर्य है, और सूर्य के बाद अगर जो कोई दूसरा ग्रह आता है तो वो गुरु ग्रह है। रविवार, गुरुवार, शनिवार, हाँ, वो सीक्वेंस आना वो चाहिए। सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन सर ये नक्षत्र एग्जैक्टली होता क्या है? नक्षत्र ये ताराओं का समूह है। बहुत सारे तारे इकट्ठे होकर एक नक्षत्र तैयार होता है। मैंने आपको बोला ना, हमको एक्सरे भी करना पड़ता है और उसका एमआरआई भी करना पड़ता है, तभी पता चलता है और हम उसको उसके प्रॉब्लम में से निकाल पाएंगे कि नहीं। अच्छा, तो सर ये फिर इतने कम आयुष्य क्यों हो जाते हैं? मेरे पास ऐसे भी केस आ रहे हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, वो कभी 7 महीने में जन्म ले लेते हैं, तो उसके लिए जवाबदार कौन होता है? तो उसके लिए भी ये महादशा और अंतर्दशा जवाबदार होती है। वेलकम व्यूअर्स टू आवर शो पॉडकास्ट विद तुषार जोगे, और मैं आपका होस्ट तुषार आज आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेके आ रहा हूँ। ये विषय है एस्ट्रोलॉजी। ये विषय इसलिए ज़्यादा इतना दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है बहुत ही विशिष्ट रूप से एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा ज्ञान रखते हैं। ये भारत में ऐसे कुछ गिने चुने एस्ट्रोलॉजर्स में है जो हार्ड कोर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत भरपूर ज्ञान रखते हैं। मैं ये कहने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता कि पाराशर ऋषि जी का जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने उनको इन ग्रंथों को घोल के पिया है। ऐसे बहुत ही गिने चुने एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष हमारे भारत में है जिनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ज्योतिषी ज्ञान, इसका कनेक्शन वास्तु से, हस्त ज्ञान, हस्त की रेखाओं को कैसे पढ़ा जाए, इन सब का ज्ञान है। इन्होंने ना ही सिर्फ इस ज्ञान के माध्यम से लोगों की बीमारियां ठीक की है, बट इन्होंने कई सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, अभिनेता, राजनीति से जुड़े लोगों से, स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों का जन्माक्षर, जन्म पत्रिका का अभ्यास भी किया है। और इनके बारे में जो जो एस्टिमेट किया था, जो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, वो सब सच हुआ अभी तक। तो बिना देरी किए हेल्प यू वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर श्री राजीव भूसावलकर जी। राजीव जी नमस्ते, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो। नमस्ते। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। राजीव जी एक बात बताइए, आप जब ये कहते हो कि आप वैदिक ज्योतिष हो, तो ये वैदिक ज्योतिष होता क्या है? आपने पाराशर ऋषि जी का मुझे वर्णन किया था स्टेज के पीछे, स्टूडियो के पीछे। सही। सर प्लीज थोड़ा आज वो धार्मिक नॉलेज फ्लो हो जाए प्लीज। सही बात है आपकी। जो वैदिक ज्योतिष है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसका मूल है वही वेद है, वो वेदों के ऊपर आधारित है। जैसे वेदों में धर्म का, तो हम वेदों के लिए धर्म को हम प्रिफर करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ धार्मिक ही प्रवृत्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों में जैसे चिकित्सा विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, खगोलिक विज्ञान है, तो ये सब का जो भी वर्णन वेदों में ही किया गया है। तो ये जो वैदिक ज्योतिष जो है वो भी, उसका जो आधार है वो भी वेद ही है। राइट। इसके लिए इसको वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। तो सर जैसे अलग अलग विज्ञान के बारे में आपने जो बात कही, तो क्या इसका अर्थ ये है कि ये जो वैदिक वेदों में ज्योतिष ज्ञान का जो उल्लेख है वो भी एक सिस्टमैटिक, एक साइंस की तरह है? कैसा है वो, क्या है? हाँ, जैसे हमारे वेदों में यजुर्वेद का जो 31वां अध्याय है, उसके अंदर एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जाता। तो उसके अंदर इसका ये मंत्र का जो उल्लेख है, जो मंत्र का अर्थ है, उसके अंदर से ऐसा निकल के आया है कि जो चंद्र है वो मन का कारक है। कारक। हाँ, जैसे मंत्र है तो चंद्रमा मनसो जाता, जो मंत्र का आप उसका लॉजिक लगाते हो तो जो मन मन की भरी परिभाषा जो पूरी होती है तो वो कहाँ से होती है? तो आकाशीय तत्व कौन सा है उसके लिए? तो वो चंद्र है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी जैसे पूर्णिमा आती है तो
चंद्र जैसे समुद्र में भी पानी बढ़ता है और जैसे अमावस्या आती है तो पानी कम हो जाता है, तो वैसी ही इफेक्ट हमारे बॉडी में भी होती है, क्योंकि वहाँ भी 5 एलिमेंट्स है और हमारे बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स है। तो वहाँ पे भी जो पृथ्वी के ऊपर भी 70-80% जो वाटर है, तो वैसे हमारे बॉडी में भी 70-80% वाटर है। करेक्ट। तो अगर नेचर को उसकी इफेक्ट होती है तो उसकी इफेक्ट हमारे बॉडी को भी होती है। तो ऐसे बहुत से सब सब ग्रह का जो वितरण है वो सब उसके अंदर कहा गया है वेदों में, और जो मूल है वो वैदिक ज्योतिष है। तो सर ये वैदिक ज्योतिष ये किसी ग्रंथ कहें या कोई पुस्तकी ज्ञान है जिस पर ये आधारित है, या ये कैसा है सर? तो ये जो ज्योतिष है तो ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है। ऋषि मुनि जो थे उसमें भी अगर बात की जाए तो पाराशर ऋषि जो थे उन्होंने जो भविष्यवाणी बोलते हैं, तो वो भविष्यवाणी यानी कैसी भविष्यवाणी, तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों का कथन उन्होंने उनके संहिता में किया हुआ है। अच्छा। तो उसके वो ग्रंथ, वो जो पाराशर जो ऋषि का जी संहिता है, वो संहिता का जो उनके हिसाब से जो ग्रंथ लिए गए हैं, तो उसमें से आपको अगर 2 ग्रंथ बताऊं मैं, तो बृहद ज्योतिषार, फलदीपिका, ऐसे जो ग्रंथ है वो उसके ऊपर आधारित है। और वो ग्रंथ से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे वो ग्रंथ है तो यूजीसी ग्रांटेड है, वो कोई पुस्तक नहीं है, वो ग्रंथ है, मतलब वो एक्रेडिटेड है, उस हाँ, आइडेंटिफाइड है। जो यूजीसी, अगर यूनिवर्सिटी उसको यूज करती है तो वो फिर यूजीसी ग्रांटेड हुए। करेक्ट करेक्ट। तो वो सही है इसके लिए। और वैदिक ज्योतिष, ये जो ज्योतिष है ये भी सही है। ये इसका गणित जो जानता है वही उसको हम बोलते हैं ना प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन एक शब्द है, लेकिन दूसरा अगर उसका कोई शब्द है तो वो एनालिसिस है। जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर किसी को कुछ लग गया तो हम उसका एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे निकालने के बाद अगर उसको नहीं रूज आती है वहां पे, तो फिर डॉक्टर आगे एमआरआई करता है। तो प्रिडिक्शन है वो एक्सरे है, और एनालिसिस है वो एमआरआई है उसका। तो हर एक ग्रह का जो वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड जो है उसका एनालिसिस होना चाहिए। सर एक बात बताइए, आपने जैसे ग्रहों की बात कही, नॉर्मली सौर मंडल में तो 9 ग्रह हैं, तो क्या ज्योतिष भी यही मानता है या इसमें कोई और अन्य मान्यता है, कैसा है? नहीं, इसमें अंदर कैसा है, जैसे देखो जैसे वैदिक ज्योतिष जो है, तो अभी उसके आगे हम जाते हैं तो वैदिक ज्योतिष किसको प्रिफर करता है, क्या है ऐसा, तो वो राशि चक्र है, फिर नक्षत्र है, और ग्रह है। जैसे जन्म राशि है, जन्म लग्न है, तो इसको सब प्रिडिक्ट करना होता है वैदिक ज्योतिष में। तो अभी आप पूछेंगे कि जैसे राशियां है तो 12 राशियां है, तो 12 राशियां का उद्भव कैसे हुआ, तो ये नक्षत्रों में से राशियों का उत्पन्न हुआ, और ताराओं के समूह में से नक्षत्र का उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जैसे 9 ग्रह है, आपको पता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो ये 9 ग्रह है, और 12 राशियां है, और 27 नक्षत्र है। आगे भी है, योग है, करण है, तो 27 योग है जो सूर्य से रिलेटेड होते हैं। अच्छा। करण 11 है, तो ये सब भी उसके अंदर सम्मिलित है, उनको भी देखना पड़ता है। तो सर आपने इतने सारे ज्योतिषी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, इसको हम आगे इसका एनाटॉमी करेंगे, थोड़ा इसको और समझने की प्रयास करेंगे कि वो क्या क्या है। सर ये बताइए, ये जो ग्रह है जो आपने अभी जिसका उल्लेख किया, इसका कोई सीक्वेंस ऑर्डर होता है? हाँ, जैसे हमारे, ये बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, इसका सीक्वेंस। तो ये क्या है, कहाँ पे आप पूजा करवाते हो तो पंडित जी एक श्लोक ग्रहों के बारे में बोलते रहते हैं। पूरा जो वर्ल्ड है वो इसी सीक्वेंस के ऊपर चल रहा है। तो आपने जो ये प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो ये कैसे, किस तरह से? तो जैसे आप देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य के बाद अगर जो कोई ग्रह आता है तो वो गुरु है। गुरु के बाद शनि आता है। तो ये सीक्वेंस में देखने जाए बड़े के हिसाब से, तो फिर सूर्य के बाद क्या आना चाहिए, गुरु आना चाहिए। लेकिन जो हमारा हफ्ते के जो सप्त दिन है, वहां पे हम क्या लेते हैं, हाँ, सोमवार लेते हैं। जैसे रविवार, सोमवार हम ले रहे हैं ना, मंगलवार, बुधवार। तो सबसे बड़ा जो ग्रह सूर्य है, और सूर्य के बाद अगर जो कोई दूसरा ग्रह आता है तो वो गुरु ग्रह है। गुरु के बाद शनि बड़ा है। तो ये सीक्वेंस रहना चाहिए ना।
फिर मतलब नजदीक की बात सोचो, रविवार, गुरुवार, शनिवार, हाँ वो सीक्वेंस आना वो चाहिए। सीक्वेंस होना चाहिए। फिर दूसरी दूसरी तरह से देखो, जैसे नजदीक था, जैसे तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक अगर जो कोई ग्रह होता है तो वो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद वापस मंगल आएगा। तो नजदीक नजदीक कौन है, तो उसी तरह से सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यही भी सीक्वेंस नहीं आ रही है। सर क्या इसको आप, ये जो अंग्रेजी सिस्टम है, हाँ, जिन्होंने इसका ऑर्डर बनाया, क्या आप? नहीं ऑर्डर हम नहीं बनाया है, लेकिन सीक्वेंस फॉलो वो लोग कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? तो जैसे वैदिक ज्योतिष में एक वर्ड से है जिसको बोला जाता है अहोरात्र। अहोरात्र जैसे 12-12 घंटे का पार्ट किया हुआ है। तो जो 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात बताई गई है 24 घंटे का दिन में। तो जो अहोरात्र है, अहोरात्र में से अगर अ निकाल दिया जाए और पीछे का त्र निकाल दिया जाए तो बचा क्या? होरा। जैसे इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं होरोस्कोप, जन्म कुंडली, तो वो वर्ड्स भी इसके ऊपर से आया हुआ है। और इंग्लिश में हम कहते हैं 1 हावर, तो जो हवर वर्ड्स आया है वो भी होरा के ऊपर से आया हुआ है। हाँ, तो वो भी ये होरा के ऊपर आया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले होरा होती है सूर्य की, सूर्य की होरा जब होती है तो वो 24 घंटे की होरा होती है। वो खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट डे जो पहले घंटे की जो होरा होती है वो चंद्र की होती है। उसके लिए सूर्य के बाद चंद्र आता है। चंद्र की होरा जब चलती है तब जो 24 घंटे के बाद 25वें घंटे में जो नेक्स्ट डे फिर से फर्स्ट ओवर की जो होरा आती है वो चंद्र की आती है। इसके लिए रविवार के बाद हम सोमवार लेते हैं और सोमवार के बाद मंगलवार आता है। उसी तरह से वो चलता है। ओह, तो ये सीक्वेंस तो पहले से हम हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था, लिखा हुआ है, और जो उसको फॉलो पूरा वर्ल्ड कर रहा है। सर आपने जब ये 2-3 चीजें अपने बीच में कही, नक्षत्र कहा, ये कहा, फिर आपने कुछ 27 नक्षत्रों के आपने हाँ हाँ, रेफरेंस दिया था। सर थोड़ा इस पे ज्ञान क्या है, थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए कि ये क्या है, नक्षत्र क्या है, ये 27 आंकड़ा क्या महत्व रखता है, क्या होता हाँ है? नहीं, इसका ये नहीं है। 27 का तो एक अलग गणित है, लेकिन जो 27 नक्षत्र है, तो ये पूरे जो 27 नक्षत्र है, जो नक्षत्र का काम क्या है। जैसे कोई भी जातक का जन्म होता है तो जो रेखांश और देशांतर होते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या होता है वो सबसे पहले आप समझिए। हम्म। तो हमारी पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एक अपने एक अक्षांश, ऑर्बिट में, हाँ, हाँ। एक चक्कर लगाती है। हाँ। ठीक है, एक अपने कक्ष के अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो उसको 24 घंटे लगते हैं। पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब। पूरब तक तो उसको 24 घंटे लगते हैं। हाँ। तो वो जब पश्चिम के पूरब की ओर जाती है और पूरब से पश्चिम की ओर आती है, तब उसके साथ जो मैंने आपको बताया राशि चक्र, राशि चक्र है, नवग्रह है, नक्षत्र है, ठीक है, तो ये सब उनके साथ वो उसके साथ घूमते रहते हैं। तो राशि चक्र में जब गोचर में ये सब ग्रह आते हैं तो वो फल देकर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होने के बाद जो आपने प्रश्न पूछा है नक्षत्र क्या है, तो अगर कोई भी जातक का जन्म होता है तो उस समय में जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी बहुत है, लेकिन हम कोई पर्टिकुलर एक गैलेक्सी, जो हम भारत में रहे तो गैलेक्सी का हम वर्णन करते हैं। तो गैलेक्सी में उस समय पर अगर जो रेखांश और देशांतर जो चल रहा होगा, तो वो उस समय पे जो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो जातक का लग्न बनता है। और उस समय में चंद्र जिस राशि में होता है वो जातक की चंद्र राशि कहा जाती है। और वो चंद्र राशि के हिसाब में, जो चंद्र राशि जिस राशि में चंद्र राशि बैठी है, ठीक है, वो जातक की राशि कहा जाती है। तो वही नक्षत्र जो चंद्र राशि होती है, वही जो नक्षत्र निकलता है, वही जातक का नक्षत्र रहता है। तो वो जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र के हिसाब से वो जातक का आगे का प्रवास चालू हो जाता है, और वही राशि के हिसाब से उसका आगे का प्रवास चालू होता है। कि वो आगे क्या करने वाला है वो नक्षत्र के हिसाब से पता चलता है, वो राशि के हिसाब से
पता चलता है, वो लग्न के हिसाब से पता चलता है। क्योंकि लग्न क्या है, तो लग्न हम खुद है, राशि हमारा मन है और नक्षत्र उससे जुड़ा हुआ भाग है। सो जब आप ये कह रहे हो कि राशि हम खुद है और नहीं, लग्न हम खुद है, लग्न हम खुद है हाँ, और राशि हमारा मन है, मन है अंदर, अंदर का मन, अनकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं वो। तो सर मतलब जब कुंडली जब निकालते हैं वो, हाँ। तो वो क्या होती है, पहले जो निकालती है वो क्या होता है? हाँ, तो जो नक्षत्र है तो वो चंद्र राशि से कनेक्टेड है। अगर जातक यानी कोई बालक का जन्म हुआ है तो उसकी जो चंद्र राशि है तो वहाँ पे उसका नक्षत्र भी आएगा कि ये बालक का ये नक्षत्र है। अच्छा। तो जैसे समझ लो कि किसी का कोई भी नक्षत्र में जन्म हुआ है, अभी हम ऐसे समझ लेते हैं, तो वो नक्षत्र का स्वामी जो होता है, जैसे वो नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो ज्योतिष का एक दूसरा भी पार्ट है, उसको दशा बोलते हैं, महादशा बोलते हैं। तो वो जो जातक है, जो भी बालक है, वो बालक का जो जन्म हुआ है तो वो शुक्र ग्रह उसका स्वामी है वो नक्षत्र का, तो वो उसके जो महादशा का आरंभ होगा वो भी वो ग्रह की ही महादशा उसको पहले लगेगी, और उसके अंदर एक अंतरदशा आती है, वो भी वही ग्रह की उसको चालू होगी। सर आपने बहुत सारे ज्योतिषी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं जिसका हमें समझ नहीं है, तो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन सर ये नक्षत्र एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि नक्षत्र ये ताराओं का समूह है सर, बहुत बहुत सारे तारे इकट्ठे होकर एक नक्षत्र तैयार होता है। अच्छा। ऐसे तो बहुत सारे नक्षत्र है, लेकिन हम 27 नक्षत्रों को हम प्रॉपर वैदिक ज्योतिष में उन्होंने ऋषि मुनियों ने लिए हुए हैं। तो इसमें से कितने गंड नक्षत्र भी है। गंड नक्षत्र यानी ऐसे क्रूर नक्षत्र होते हैं कि जैसे वो नक्षत्र में कोई बालक का जन्म होता है तो उसका विधान 27 दिन में बताया गया है कि कम से कम 27 दिन में वो नक्षत्र का विधान किया जाए, नहीं तो वो बालक बालारिष्ट में चला जा सकता है। वो बालक की जो ये बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी कम रहती है, बालक बीमार ही रहता है। यार कितने में तो ऐसे केस भी हमने देखे हैं कि बालक उनको मृत्यु भी मिल जाती है। तो ये जो नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र की जो हर एक जो नक्षत्र है उसका जो गणित है वो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, और जो राशि है जो 12 राशि है, तो 12 राशि का भी राशि चक्र में प्रत्येक राशि 30 डिग्री की रहती है। ये उसका गणित है जो पहले से लिखा हुआ है। इसको डिस्क्राइब ऐसे हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जैसे एक नक्षत्र है तो 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट तक जब रहता है, तो सर ये नक्षत्र का इम्पैक्ट, जैसे आपने लग्न राशि कही, चंद्र राशि कही, ये क्या है सर? हाँ देखो, लग्न मैंने आपको बताया, पहले तो हम लग्न की बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया, आपने भी एक बार कहा कि लग्न यानी हम खुद हैं, ठीक है। तो लग्न यानी क्या, तो उसका काम रिसीवर का काम है। लग्न यानी जैसे जन्म कुंडली की हम बात करते हैं, अब आपने देखा होगा जन्म पत्रिका, तो 12 ब्लॉक किए हुए हैं वो ऐसे हाँ ऐसे जैसे पूरा लम स्क्वायर करके उसको हम जो पूरा ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। पहले लोग हाथ से करते थे, अभी तो सॉफ्टवेयर आ गए, तो अभी वो ब्लॉक बन के ही रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रेडी होते हैं, वो 12 ब्लॉक होते हैं। 12 ब्लॉक में जो गिनती है वो 1 से 12 की होगी, हाँ 12 के ऊपर नहीं होगी। क्यों? तो वो 12 राशियां है, उसको ही राशि चक्र बोलते हैं, और ये प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। तो आप ब्लॉक्स को चतुर्भुज कह रहे हो? हाँ, ब्लॉक को चतुर्भुज कह रहे हैं कुंडली में, ओके। हाँ, और ये प्रत्येक राशि जो उस चतुर्भुज में जो लिखी है वो 30 डिग्री इसको पॉइंट कर दी। 30 डिग्री के बाद वहां पे अगर जो कोई भी ग्रह है तो वो ग्रह दूसरे भाव में चला जाता है। तो क्या सभी ग्रह 30 डिग्री पे ही होते हैं, या फिर कोई ज्यादा, कोई इसके पास 30 डिग्री से कम होते हैं, या 30 डिग्री तक ही होते हैं? अच्छा, मैक्सिमम उसके आगे नहीं होते हैं। ओके ओके ओके। कोई ग्रह 27 डिग्री में पहले भाव में पहले चतुर्भुज में बैठा है, तो अगर वो 27 के बाद 30 में पहुंच जाता है तो वो पहले से दूसरे भाव में चला जाता है। ओके, मतलब उसकी मूवमेंट भी होती है? हाँ, नहीं मूवमेंट वो उस टाइम पर फिक्स हो जाती है मूवमेंट। उसके अंदर कुंडलियां है, जैसे भाव चलित कुंडली है, तो भाव चलित कुंडली में अगर जन्म कुंडली है तो वो हमारा जैसे काल पुरुष की जो कुंडली है, जो हमारे जन्म के समय
जो कुंडली हमें मिली हुई है गिफ्ट में, तो वो गिफ्ट में क्यों, मैंने आप ऐसा क्यों बोला गिफ्ट में मिली है? तो आपने सुना होगा कि प्रारब्ध कर्मा, ठीक है, तो वही सब कुछ है। तो उसके हिसाब से हमें कुंडली प्राप्त होती है। तो अगर हमारे जैसे पहले चतुर्भुज में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, तो वो 27 डिग्री का है। और अगर आपने थोड़ा अंदर गया, मैंने आपको बोला ना एक्सरे, तो भाव चलित कुंडली वो एक्सरे कुंडली है, उसको हमने देखा, तो वो पहले में से दूसरे में भी जा सकता है, ठीक है। उसका सब गणित अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है वो फिक्स है वहां पे। चलित में वो चलित भी होता है, चलित यानी क्या, चलना, वो आगे भी चल सकता है। समझ रहे हो ना आप? राइट। हाँ, उसी तरह से होता है। सर फिर आपने कुंडली का विषय निकाला, आपने भावचरित कुंडली कहा, फिर आपने लग्न कहा, ये क्या है सर? ये जैसे भाव चलित कुंडली है, तो वो जैसे हमारी जो जन्म के समय की जो कुंडली होती है उसको जन्म लग्न कुंडली बोलते हैं। तो जो लग्न कुंडली है, तो लग्न कुंडली में हम देख सकते हैं कि जातक या जातिका, उनकी ये कुंडली में, ये चतुर्भुज में सूर्य पहले स्थान ऊपर बैठा हुआ है, पहले घर में बैठा हुआ है, पहले चतुर्भुज में बैठा हुआ है, और वहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है या 1 नंबर लिखा हुआ है। हाँ। तो 1 नंबर की राशि हुई मेष, और 5 नंबर की राशि हुई वो सिंह राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। क्यों? तो 1 नंबर की राशि में वो उच्च का हो जाता है, तो उसको पावर मिला। और 5 नंबर की राशि में वो उसका खुद का घर है, तो हम हमारे खुद के घर में कैसे रहेंगे? बलवान ही रहेंगे, हृष्ट पुष्टि रहेंगे। लेकिन जब वो 5 नंबर और 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन जब हम भाव चलित में उसको देखते हैं, तो भाव चलित में वो वहां पे पहला नंबर लिखा होगा जन्म कुंडली में, तो वो अगर भाव चलित में अगर चलित हो जाता है वो सूर्य, तो उसको रिजल्ट उस तरह से नहीं मिलता। लेकिन हम क्या सोचते हैं जन्म कुंडली देखकर कि इसका सूर्य अच्छा है, हाँ। यानी ये बहुत तेज रहेगा। हाँ। लेकिन भाव चलित में वो अगर सरक गया, आगे चला गया, तो वो 70% उस भाव का फल देगा, सेकंड प्लेस का, और 30% फर्स्ट प्लेस का देगा, फर्स्ट चतुर्भुज का देगा, ठीक है। फिर आगे नवमांश कुंडली होती है, तो नवमांश कुंडली वो हमारी अंदर की कुंडली है। जैसे वहां पे जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा है, स्वगृही है, उच्च का है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो सूर्य जहां पे लिखा है वहां पे 7 नंबर लिखा होगा, तो वो वहां पे सूर्य नीच का हो जाता है, यानी सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है। तो पावर कम हो जाती है। हाँ, तो हम प्रिडिक्शन क्या करते हैं, यानी एनालिसिस क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई जन्म कुंडली में तो सूर्य अच्छा है इसका, लेकिन चलित में ये चल गया है आगे, और नवमांश कुंडली में नीच का हो जा रहा है। तो अभी आप ही बताएंगे, आप ही उसका लॉजिक लगाएंगे। अभी आप बोलो सूर्य उसका अच्छा है या खराब है, कैसा कहोगे आप उसको? सूर्य को एवरेज से भी कम हो गया। हाँ, हम उसको एवरेज कह सकते हैं, सही बात है आपकी। एवरेज से कम भी कह सकते हैं या एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये सब जो कुंडलियां है, इसको हमारी भाषा में वर्ग कुंडली कहा जाता है, इसको डी चार्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से उसका अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण करना पड़ता है। जैसे सिर्फ जन्म कुंडली, पहले के समय पंडित जी किसी के घर में जाते थे तो उनको उनके सामने 8-10 कुंडलियां रख देते थे लोग, और कहते थे ये बता दो, तो पंडित जी उसको देखकर वही जन्म कुंडली देख के बोल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको डिटेल जाना पड़ता है, पूरा डिटेल जाना पड़ता है। मैंने आपको बोला ना, हमको एक्सरे भी करना पड़ता है और उसका एमआरआई भी करना पड़ता है, तभी पता चलता है कि क्या है, और हम उसको, वो जातक को उसके प्रॉब्लम में से निकाल पाएंगे कि नहीं। सर आपके उल्लेख में योग भी आया, कर्ण भी आया, नक्षत्र भी आया, क्या ये है क्या, और इनमें क्या सिंक्रोनाइजेशन है कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? जैसे हम एक ही नक्षत्र की भी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 27 नक्षत्र है, लेकिन मैं आपको अभी एक ही नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। वो नक्षत्र का जो नाम है वो मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र में अगर कोई जातक का जन्म हुआ, कोई बालक का या बालिका का जन्म हुआ, तो पहले के लोग क्या करते थे हॉस्पिटल में, जैसे कांसा की कटोरी ले जाते थे, कांसे की, उसके अंदर घी डालते थे, उसके अंदर कुछ सुवर्ण मुद्रिका डालते थे, और सबसे पहले क्या करते थे, उस जो जातक या जातिका का पिता होगा, वो पिता वहां पे जाएगा और वो बालक का मुंह उसके अंदर देखेगा, और फिर वो जो
घी है वो उसका दान कर देंगे और फिर वो बालक का मुंह देखते थे। ऐसी हमारी परंपरा अभी भी चल रही है और ये है सत्य है। तो जैसे मूल नक्षत्र में किसी बालक का जन्म होता है तो उसको गंड नक्षत्र भी कहा गया है मूल नक्षत्र को। तो ऐसे गंड नक्षत्र बहुत सारे हैं, यानी ऐसे समझो कि सात आठ नक्षत्र है ऐसे। तो मैंने तो आपको अभी मूल की ही बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी की बात करते हैं, जैसे जन्म कुंडली की हम बात करते हैं, तो जन्म कुंडली में जैसे समझो कि कोई ग्रह है, जैसे सूर्य है, चलो सूर्य की हम बात कर लेते हैं अभी। सूर्य की बात की, हम चंद्र की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मनसो जाता चंद्रमा, मन का कारक है चंद्र, मन का कारक है, राइट। ठीक है। उसके ऊपर से सभी हमारा जो व्यक्तित्व कैसे रहने वाला है, हमारी पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है, तो वो उसके ऊपर से पता चलता है। हमारी राशि के ऊपर से भी पता चलता है, हमारे लग्न के ऊपर से भी पता चलता है। तो जो चंद्र है वो चंद्र ऐसे समझो कि कोई नक्षत्र में, अभी ऐसे नक्षत्र में है कि वो नक्षत्र है मघा। तो वे मघा नक्षत्र के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो वो मघा नक्षत्र है, वो पितरों का नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है। अच्छा। तो वो जातक को उनके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर भविष्य में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वो नक्षत्र के हिसाब से भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है तो भी वो नक्षत्र जवाबदार है, ठीक है। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आगे जा रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी वो नक्षत्र जवाबदार रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो नक्षत्र का ऋषि मुनि ने विधान करने को बताया है। अगर उसका विधान नहीं किया तो वो कुछ भी आर्थिक, मानसिक या शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम वो जातक के साथ हो सकता है इसकी वजह से। सर, आपने नक्षत्र के साथ अपने चतुर्भुज का एक रेफरेंस दिया था। हाँ, तो आपने ये बताया था कि चतुर्भुज मतलब ब्लॉक्स। सर, उनकी भी कोई ऑर्डर है कि पहला इधर बैठेगा, दूसरा इधर बैठेगा? हाँ, नहीं ऐसा, लेकिन चतुर्भुज का जो अंदर का डिस्क्रिप्शन है वो है कि भाई पहले चतुर्भुज का क्या महत्व है, दूसरे चतुर्भुज का क्या महत्व है, तीसरा चतुर्भुज का क्या महत्व है, चौथे का क्या महत्व है, पांचवे का क्या महत्व है, वो किसके लिए है। तो मैंने बताया कि जो पहला चतुर्भुज है वो हमारा लग्न है। किसी भी की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में जो पहला चतुर्भुज है वो हम खुद है, वो हमारा शरीर है, वो हमारी पर्सनालिटी है, उसको लग्न बोलते हैं, राइट। इसमें लग्न मतलब जो खुद, हम खुद है, व्यक्ति, अपना व्यक्तित्व। हाँ, व्यक्तित्व, हमारा सिर, ये सब वो हम है। हम कैसे दिखते हैं, हाँ, वो सब वो सब लग्न राशि। हाँ हाँ, सब वो लग्न के हिसाब से वो पता चल जाता है, लग्न की राशि के ऊपर से। सो गुड, आपने ये बात बताई कि लग्न राशि जो अक्सर हम सुनते हैं ज्योतिषी के मुंह से, इसका अर्थ ये होता है कि जो दिखते हैं, जो बाहर से जो दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, वो लग्न राशि है, इसको लग्न राशि, हाँ, राइट। जो हमारी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी है, राइट। हाँ। तो क्या अंदर के जो व्यक्ति है उसके लिए भी कोई राशि होती है? हाँ, उसके लिए पूरी कुंडली है। अच्छा, उसको नवमांश कुंडली बोलती है। नौवां अंश। हाँ, जो जन्म कुंडली का 9वां भाग है अच्छा, उसको नवमांश कुंडली बोलते हैं। तो वो हमारा, जैसे हम अंदर से कैसे है, मैंने बोला बताया ना आपको कि चलो जन्म कुंडली में तो वो ग्रह अच्छा है, लेकिन वो ग्रह अगर नवमांश कुंडली में बिगड़ जाता है तो ऐसे समझ सकते हैं कि वो ग्रह इतना पावरफुल नहीं है और वो आदमी भी इतना पावरफुल नहीं है। अभी सूर्य हमें क्या देता है, तो सूर्य हमें तेज देता है। जिसका सूर्य अच्छा है वो क्या करेगा, वो पावर में रहेगा आदमी, वो हर जगह पे, वहां पे जहाँ पे जाएगा वो पावर बताएगा, तेज बन के हाँ, रहेगा। तेज बन के रहेगा, क्योंकि सूर्य तेज है तो वो सूर्य जैसा चमकेगा। लेकिन जब नवमांश में वो बिगड़ जाता है और अगर कोई उसकी कुंडली देखता है तो वो देखते हैं कि इसका सूर्य तो अच्छा है, ये तो बहुत तरक्की करेगा, लेकिन वो अगर नवमांश में डाउन हो जा रहा है तो वो उतना वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा वहां पे। मतलब जो व्यक्ति बाहर से, मतलब लग्न राशि में, आपने सूर्य का एग्जाम्पल दिया, हाँ, तो उसकी तो पर्सनालिटी स्ट्रांग दिख रहा है, ये सब हो रहा है, वास्तव में अंदर से जो नवमांश कुंडली जो आप कह रहे हो उसमें, ये एक अच्छी बात आपने कही। क्योंकि हमारे दर्शक आज तक, मुझे लगता है कई सारे लोगों को अपनी कुंडलियां तो वो देखते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली वो क्या है वो समझ में नहीं आता था। तो शायद ये एक छोटा सा एक इंडिकेटर होगा कि आपकी लग्न राशि है, जो आप बाहर से दिखते हो, अंदर से जो दिखने वाला है वो है नवमांश राशि। सर, ये बताइए, ये इन राशियों का हम पर क्या असर पड़ता है? कौन सी राशि कैसी है, क्या इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, उसका भी असर है। जैसे 12 राशियां हैं, जिसमें सबसे पहले मेष राशि आती है, दूसरे नंबर पे वृषभ राशि आती है, तीसरे नंबर पर मिथुन राशि आती है, चौथे नंबर पे कर्क राशि है,
5वें नंबर के ऊपर सिंह राशि है, 6ठे नंबर के ऊपर कन्या राशि है, 7वें में तुला राशि है, फिर वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन के 12 राशियां हैं। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि है। तो मेष राशि का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो कौन है, वो पहले समझना पड़ेगा। सभी राशियों के लॉर्ड बताए गए हैं। तो जैसे मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की राशि वो वृश्चिक है, तो उन दोनों राशियों के जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो मंगल है। अभी आप मंगल की इंप्रेशन आपको पता है कि मंगल कैसा ग्रह है। तो मंगल एक पराक्रमी ग्रह है, पावरफुल ग्रह है। मंगल यानी आग, अग्नि है, समझ रहे हो। तो जिसकी मेष राशि है, जिसकी वृश्चिक राशि है, वो आदमी कैसा होगा, मार्स जैसा होगा। मार्च जैसा होना चाहिए। जिसकी सिंह राशि है, जो 5वें नंबर की राशि, वो सिंह राशि है, ठीक है। तो जो सिंह राशि का व्यक्ति होगा वो कैसे होगा, जैसे सिंहानी गर्जना, सिंहानी पावर, राजा है वो, राजा है, तो जंगल का राजा। उसकी पर्सनालिटी भी वैसी राजा जैसी होगी। क्या ये सच में ऐसा होता है? हाँ, सही बात है, ये सच में ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि उसका अगर वो ऐसा नहीं है तो वो क्यों ऐसा नहीं है, तो कुंडली के अंदर दिए हुए जो बाकी के अरिष्ट जो है, वो उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी धीरे 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 जब वो बड़ा होता है तो उसकी पर्सनालिटी वो पूरा बदल जाता है। वो ऐसा रहता नहीं है जैसा आदमी हम सोचते हैं कि ये छोटा है, ये इतना पावरफुल है, साला बड़ा होके भी ऐसा ही पावरफुल होगा, ये बड़ा होके भी ऐसा पावरफुल बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो रीजन है वही तो वो है कि जो कुंडली के अंदर जो छोटे छोटे दोष बताए गए और बड़े बड़े दोष है, तो वो दोष की वजह से ऐसा नहीं भी रहता है। तो उसके अंदर भी मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जैसे सूर्य के बाद अगर कोई बड़ा ग्रह है तो वो गुरु ग्रह है। तो गुरु ग्रह क्या करता है, जो सौर मंडल है, सौर मंडल के आसपास में से जो एस्ट्रॉयड आते हैं, जो एस्ट्रॉयड वो कौन खींच लेता है, जो एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं और हम जी रहे हैं शांति से, तो वो एस्ट्रॉयड कौन खींचता है, कौन अपनी तरफ खींच लेता है उसको, हाँ, तो वो गुरु ग्रह है। सैटर्न। क्यों, तो गुरु ग्रह के अंदर ग्रेविटी है। सैटर्न जिसको सैटर्न नहीं, सैटर्न यानी शनि। सैटर्न, ओके, सैटर्न यानी शनि, ओके। हाँ, बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर, ओके। हाँ, तो जुपिटर वो एस्ट्रॉयड को खींच लेता है अपनी तरफ, इसलिए वो एस्ट्रॉयड नीचे नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से हमारी जन्म कुंडली में अगर गुरु अच्छा हो तो छोटे छोटे जो कुंडली के दोष होते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, राइट। और उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही रहती है। सर, आपने मुझे शो शुरू होने से पहले मुझे बताया था एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी थी कि मनुष्य का जन्म और मनुष्य की आयु 120 साल होती है। सर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर तो लोग 70, 80, 90, कुछ कम लोग होते हैं जो 100 साल जीते हैं। सर, तो ये 120 साल का कैसे कनेक्शन आ गया? तो ये जो आयु है 120 साल की, ये आयु हमारे ऋषि मुनि ने कही है और ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ये जो ज्योतिष के ग्रंथ है, पुस्तक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ज्योतिष के ग्रंथ है वो ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि मनुष्य का आयुष्य 120 साल का है। वो कैसे, तो मनुष्य के साथ बहुत सारा जुड़ा हुआ है। जैसे जन्म कुंडली अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत सारा जुड़ा हुआ है वैदिक ज्योतिष में। तो एक विंशोत्तरी महादशा है, विंशोत्तरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, विंशोत्तरी यानी विम यानी 20 यानी शती, विंशोत्तरी यानी शत, यानी ये 120 साल की है। और इसके अंदर भी बहुत सारे महादशा में भी बहुत सारी दशाएं आती है, पर हम भी समझ रहे कि 120 साल आयुष्य की हो। तो ये जो विंशोत्तरी दशा है ये 120 साल की होती है, जो मनुष्य के जन्म से ही लग जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग होती है केतु से। केतु की महादशा जो होती है वो 7 साल की होती है। हाँ, केतु के बाद आती है शुक्र की दशा जो 20 साल की होती है, जो सबसे बड़ी दशा है शुक्र की। शुक्र के जैसे शुक्र के बाद अगर कोई नीचे उतर के यानी असेंडिंग ऑर्डर में, अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर होगी तो वो इसकी है अपने शनि के बाद बुध की है, बुध के बाद राहु की है। जैसे शनि की 19 साल है, बुध की 17 साल है, गुरु की 16 साल है, ठीक है, चंद्र की 10 साल है। तो ये पूरा ऑर्डर है। यानी जैसे कि किसी की केतु की महादशा चल रही है तो केतु के बाद उसको शुक्र की आने वाली है, शुक्र के बाद उसको सूर्य की आने वाली है, सूर्य के बाद उसको मंगल की आने वाली है,
मंगल के बाद उसको राहु की आने वाली है, राहु के बाद उसको गुरु की आने वाली है, गुरु के बाद उसको शनि की आने वाली है, शनि के बाद उसको बुध की आने वाली है। तो ये ऑर्डर फिक्स है। तो ये ऑर्डर की टोटल 120 हो जाती ये है। टोटल अब करोगे तो 120 होगा। इसके लिए मनुष्य का आयुष्य 120 साल है। तो सर ये फिर इतने कम आयुष्य क्यों हो जाती है, क्या ऐसा क्या? जैसे कुंडली के अंदर ही मैं आपको बताऊं, अगर दूसरा कोई हम अभी बात ना करें और कुंडली की ही बात करते हैं, तो कुंडली के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि महादशा के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी दशा है। जैसे महादशा के बाद अंतरदशा होती है, अंतरदशा के बाद प्रत्यंत दशा होती है, प्रत्यंत दशा के बाद सूक्ष्म दशा होती है, सूक्ष्म दशा के बाद प्राण दशा होती है। और उसके भी अंदर अगर जाए, यहाँ से भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो उसके भी अंदर हम जाते हैं तो योगिनी दशा बताई गई है। तो योगिनी दशा में भी महादशा और अंतरदशा आती है फिर वापस। ओके, उनकी सब कैटेगरीज में। हाँ, सब कैटेगरी में। ओके। तो महादशा जो होती है वो बड़ा आकाश है और अंतरदशा छाता है, ऐसे समझो। छोटे छोटे फेजेस में। हाँ, छाता, लेकिन महादशा के अंदर। हाँ, तो पावरफुल कौन हुई? महादशा। नहीं, अंतरदशा हुई। वो तो गगन है पूरा, ठीक है, खुला गगन है महादशा। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन अंतरदशा जो आती है उसका भी गणित है पूरा, ठीक है, वो उसका भी पूरा कैलकुलेटर है कि महादशा के अंदर अभी समझो किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, तो किसी को सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है। मैंने आपको बताया अभी कि महादशा सूर्य की क्यों लगती है। तो जिसकी जो चंद्र राशि निकलती है, वो चंद्र राशि का जो नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र का जो लोड होता है, वो लोड जो होता है उसकी महादशा उसको आरंभ होती है। तो जो महादशा उसको आरंभ होती है उसकी ही अंतरदशा उसको लग जाती है। अगर हमारी बात थी आयुष्य कम क्यों हो रहा है, ठीक है, अभी मेरे पास ऐसे भी केस आ रहे हैं कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कभी 7 महीने में जन्म ले लेते हैं, तो 7वें महीने में जन्म लेते हैं, कभी थोड़ा जल्दी जन्म ले लेते हैं, डॉक्टर ने बोला होता है उसके पहले वो जन्म ले लेते हैं। तो अगर उनकी कुंडली जन्म के बाद अगर वो आते हैं तो उनके लंग्स काम करते नहीं होते हैं, किसी का हार्ट काम करता हुआ नहीं होता, किसी का ब्रेन काम करता नहीं होता है, ऐसा भी देखा गया है। तो उसके लिए जवाबदार कौन होता है? तो उसके लिए भी ये महादशा और अंतरदशा जवाबदार होती है। उसके प्री मेच्योर बर्थ का कारण उसकी महादशा होती है। नहीं, प्री मैच्योर बर्थ का कारण तो जो होता है वो उसके माँ बाप होते हैं और उसका प्रारब्ध होता है। अगर हम खान पान जो माता है वो जो नहीं संभालेगी, डॉक्टर ने जो जो उसको किया है कि कहा गया है उस तरह से वो नहीं फॉलो करेगी, और अगर कुछ बच्चे में डैमेज होता है तो वो उनकी जवाबदारी भी है। और दूसरा उसी तरह से भी है कि उनका प्रारब्ध है। जो बच्चा जो शूल, हम उसको शूल बोलते हैं, जो गर्भ में जो बीज है उसको हम शूल बोलते हैं, वो शूल अगर जो बाहर आने वाला है उसका भी कुछ प्रारब्ध होता है ना, उसके भी कर्म है। तो वो कर्म लेके जन्मेगा। हम बोलते हैं ना क्या लेके जन्मे है, तो कर्म लेके जन्मते हैं हम। तो वो कर्म की वजह से भी वो जल्दी आ सकता है क्योंकि उसको भुगतना है आने के बाद, इसके लिए उसके कर्म के हिसाब से वो चलता है। तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो भी जन्म कुंडली में हम डिसाइड कर सकते हैं उससे भी। जैसे हमारा टॉपिक था कि आयु कम कैसे हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो तो अभी 32 साल का लड़का या लड़की मर जाती है, ठीक है, हम देखते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं ऐसा। तो इसका कारण क्या है? तो अगर जो महादशा के अंदर जो अंतरदशा चल रही है वो इसका मूल कारण है। ओ, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमारे एक टॉपिक के अंदर हम दूसरा टॉपिक डाल रहे हैं। अच्छा जी। तो जो महादशा और अंतरदशा है तो वो किसी भी ग्रह की चलने वाली है। तो इसके अंदर 3 और टॉपिक है। तो उसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो मारक ग्रह का है। मारक ग्रह। अच्छा। जो दूसरा टॉपिक है वो कारक ग्रह का है। और तीसरा जो टॉपिक है वो बाधक ग्रह का है। लेकिन जब ऐसा होता है, आयुष्य कम होता है, तो वहां पे पहले टॉपिक का काम होता है मारक। तो ये का अर्थ मतलब कोई ऐसा? हाँ, वो भी आप, to... हाँ, तो मारक क्या है? हम बोल रहे हैं कि जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जन्म कुंडली में 2 ग्रह मारक है, 2 स्थान मारक है। जैसे दूसरा चतुर्भुज और 7वां चतुर्भुज, ये मारक स्थान बोलते हैं। डिफॉल्ट है वो। डिफॉल्ट है। क्यों जो हमारा अष्टम स्थान है वो मृत्यु स्थान है हमारा। तो 8वां से 8वां स्थान जो हुआ वो मृत्यु स्थान हुआ, और उसका 12वां स्थान, इसके लिए दूसरा और 7वां स्थान मारक कहा जाता है। लेकिन वो मारक है, लेकिन परम मारक अभी है। अभी परम मारक की बात सुनो। मारक के अंदर दूसरा टॉपिक आया परम मारक। अच्छा। तो परम मारक क्या है? तो जैसे
कुंडली के अंदर दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान, 11वां स्थान और 12वां स्थान, इन सब चतुर्भुज को मारक कहा गया है। इन भावों को मारक कहा गया है। तो आप बोल रहे कि 12 चतुर्भुज है, 12 भाव है, 12 भाव में से 7 भाव तो मारक है। 7 मारक है 12 में हाँ, से। 7 भाव तो मारक है। अभी मैंने आपको पहले हमारी राशि की चर्चा हुई, ठीक है, 12 राशियां है। मैंने आपको बताया कि मंगल है तो मंगल 2 राशि का मालिक है, ठीक है, पहले और 8वां मैंने बताया था, मेष और वृश्चिक। ऐसे दूसरी राशि वृषभ है और 7वीं राशि तुला है। तो वृषभ और तुला का जो मालिक होता है वो शुक्र है। ऐसे तीसरी राशि जो है वो मिथुन है और छठी राशि जो है वो कन्या है, उनका मालिक बुध है। चौथी और 5वीं राशि का कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक यानी डबल नहीं है, एक ही राशि का एक ही लॉर्ड है, क्योंकि वो माता है। चौथा स्थान कर्क राशि है, उसका मालिक चंद्र है, वो माता है। और पंचम राशि, उसका जो मालिक है वो सूर्य है, वो पिता है। इसके लिए वो एक ही राशि का मालिक होता है। यानी इसके लिए तो कर्क राशि और सिंह राशि वाले आदमी भी बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनकी चंद्र राशि वो है। इसके लिए तो 9वीं राशि आई उसके बाद डायरेक्ट। तो 9वीं और 12वीं राशि का जो मालिक है वो गुरु है, धन और मीन। फिर हाँ, फिर आगे 10वीं राशि आती है मकर। मकर और कुंभ, ये दोनों 10वीं और 11वीं राशि का मालिक शनि है। तो आपने देखा कि एक कर्क राशि 4 नंबर की और 5वीं राशि जो है सिंह राशि, वही इंडिविजुअल है, उनके लॉर्ड अलग अलग है। बाकी बची सभी राशि के 2-2 राशियों के एक लॉर्ड है। हाँ, करेक्ट। तो अगर समझो कि किसी का मेष लगन है, ठीक है, लगन मतलब लगन यानी से दिखने वाली जो राशि है, हाँ, मेष है। वो जो जन्म कुंडली का जो पहला चतुर्भुज है, वहां पे जो पहली राशि लिखी हुई है वो हमारा लग्न है। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है, हमारी जो बात हुई वैसे, तो जो लग्न है वो पहली जो काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं, काल पुरुष की कुंडली, उसका जो पहला चतुर्भुज है वो मेष राशि है। तो दूसरे में 2 नंबर में दूसरी राशि, 3 नंबर में तीसरी राशि, 4 नंबर में चौथी राशि, 5 नंबर में 5वीं राशि, 6 नंबर में छठी राशि, 7 नंबर में 7वीं राशि। तो दूसरी राशि और 7वीं राशि का मालिक कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो शुक्र यहाँ पे क्या बताया गया? मारक। 3 नंबर और 6 नंबर ये भी मारक में आते हैं, इनका लॉर्ड कौन हुआ? बुध हुआ, ये भी मारक हुआ। तो शुक्र कुंडली में मारक का भी काम करता है और परम मारक का भी काम करता है। जिस समय पे जो जातक को अगर शुक्र की महादशा, शुक्र के अंदर दशा चलती है, उस टाइम पर उसको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तकलीफ होती है, इन सबसे पीड़ा होती है। हाँ, जैसे मारक में परम मारक की दशा चलने लगी या परम मारक में मारक की दशा चलेगी, तभी स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जैसे गुरु आ गया तो गुरु मारक है या परम मारक है, तो गुरु के रिलेटेड गुरु और शुक्र एक ही काम करते हैं। जैसे लीवर, ठीक है, तो आदमी को लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये सब उसके अंदर हो सकता है। तो उसकी कुंडली भी मतलब उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा कि ये मारक ग्रह है, इस जगह पर बैठा है। हाँ, जैसे मैं बात करूं तो हमारे जो क्रिकेटर है विराट कोहली जी, ठीक है, तो उनकी कुंडली में आपको पता होगा कि 2006 में उनके पिता का निधन हुआ। तब उनकी दिल्ली और कर्नाटक की मैच चल रही थी। तो रात को 2:30 बजे के आसपास उनकी माता का फोन आया होगा कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा होने का क्या रीजन था, ऐसा क्यों हुआ? उस समय में जैसे उनका मंगल में कुछ बुध की अंतर्दशा चल रही थी। मंगल की महादशा थी और बुध की अंतर्दशा थी, और बुध उनके पिता के स्थान में बैठा हुआ था। और जो दशम से दशम दूसरा मारक स्थान था, वहां पे मिथुन राशि थी। यानी बुध उनकी कुंडली में मारक का काम तो कर रहा था, लेकिन वो पिता के स्थान का भी मालिक था। दूसरी जो उसकी बुध की दूसरी राशि थी, कन्या राशि, वो पिता का भी कारक था। तो वो अंतर्दशा में उनके पिता का निधन हुआ। उसी तरह से दूसरा, हाँ, उसमें साफ दिखाई दिया। हाँ, साफ दिखाई देता है। फिर ऐसे दूसरे में आपकी बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, जैसे आपको पता हुआ कि गुजरात में 2000 में दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था। उस समय में उनकी कुंडली में जो दशम स्थान है, वहां पे शुक्र शनि साथ में है। तो शुक्र शनि उनके साथ में है दशम स्थान में, और उस समय में उनको
शुक्र की महादशा में शनि की अंतर यानी अंतरदशा चल रही थी, अंतर चल रहा था शनि का उस समय में। तो उस समय उनके कोर्ट कचहरी या जो जेल का जो उनका हुआ एक हिस्सा था वो उनका जीवन का, तो वो क्यों हुआ? तो शनि की जो तीसरी दृष्टि जो द्वादश स्थान ऊपर पड़ती है, तो उसकी वजह से ये हुआ। और जो सप्तम दृष्टि थी वो कोर्ट कचहरी का स्थान है, तो वहां पे उसकी दसम दृष्टि पड़ती थी, वो वहां पे मारक हुआ था शनि, उसकी वजह से ये हुआ। तो जो भी हमारे साथ होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे साथ जो भी होता है वो उसके अंदर अंतरदशा का जो प्रभुत्व है वो ज्यादा है, प्रभुत्व उसका ज्यादा है अंतरदशा का। जैसे आपने अम्ब्रेला के बारे में बात की थी, हाँ, तो सर ये तो आपने अंतरदशा महादशा है, इस पे भी आपने ये बहुत अच्छा आपने ये बताया, इसका डिफरेंस समझाया कि कैसे अंतरदशा ज़्यादा इम्पैक्ट करती है महादशा की कंपैरिजन में। हाँ, सर आपने योग और करण का रेफरेंस दिया था बस कुछ मिनट पहले, हाँ। तो वो क्या है सर? योग जो है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 27 योग है, तो 27 योग में से 8 योग ऐसे हैं, जैसे उसके अंदर से एक योग की बात करूं मैं अभी, 8 योग को गंड योग कहा गया है, यानी उस योग में जन्म हुआ तो वो अच्छा नहीं है। जैसे वो 8 योग है, तो वो जैसे गंड योग है, अतिगंड योग है, जैसे व्यतिपात योग है, व्याघात योग है, शूल योग है, ध्रुति योग है, और विषकुंभ योग है। ठीक है, तो ऐसे योग जो बताए गए हैं 27 योग में से, तो ऐसे में अगर किसी का जन्म होता है, जैसे व्याघात योग में किसी का जन्म हो गया, अरे सॉरी, व्यतिपात योग में जन्म हो गया, चलो हम व्यतिपात योग की बात करते हैं अभी। तो व्यतिपात योग में अगर किसी का जन्म होता है, तो पहले तो सबसे पहले 12 साल तक वो जो जातक है या जातिका है, जो बच्चा है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, वो बीमारी पड़ता रहेगा, उसके माँ बाप को महीने में उसको 2 बार हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। फिर आगे जाके क्या होगा कि वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार होगा पढ़ाई में, लेकिन जब वो 8वीं तक की पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डल हो जाएगा, 9वीं 10वीं वहाँ पे डल हो जाएगा वो। फिर उसका इम्पैक्ट जैसे हमारे लाइफ के ऊपर कैसे है, तो जैसे वो जातक बड़ा हो गया, तो वो 5-6 डिग्री का होल्डर होगा, 5-6 डिग्री उसके पास उसको मिलने वाली थी, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 डिग्री का ही होल्डर मालिक बन सकेगा। जैसे व्यतिपात योग को कहा गया है कि इसके अंदर अगर किसी जातक का या किसी बालक का जन्म होता है, तो वो डॉक्टर बनता है, वो आईपीएस बनता है, वो अच्छी पोजीशन लेता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसका, मैंने बताया आपको कि उसका हर 15 साल में उसका विधान करना पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट खत्म करना पड़ता है। तो जैसे ये गंड योग आपने जैसे कहा, अगर किसी को है तो इसे हर 15 साल के बाद या दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा? हाँ, हर 15 साल में उसका विधान करना पड़ता है। ये आठ योग जो मैंने आपको बताए, जैसे विषकुंभ योग है, तो आप उसका लॉजिक लगाइए, विषकुंभ यानी विष से भरा हुआ घड़ा, तो हमारा जो आदमी है वो भी जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो भी वैसा विष जैसा हो जाता है, उसका व्यवहार विष जैसा हो जाता है। तो वहां पे भी ऐसी ही दिक्कत आती है। यानी ये जो योग होते हैं, तो उसको गंड योग कहा गया है, उसका विधान बताया है, उसका विधान करके वहां से हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं वो योग का। सो मतलब इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। सर आपने इतने सारी टेक्निकल और इतने सारे ये विषय, योग है, ये है, महादशा अंतरदशा के बारे में बात कही, इतना सब कुछ जब दिखता है, सर एक सवाल है, महाराज जी ये बताइए, आज के जमाने में शादी टिक नहीं पा रही, क्या कारण है? क्या ये सब कुंडली में कभी दिखता नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो आपने बताया शादी, तो शादी के लिए जैसे लड़का है और लड़की है, तो अभी आपने देखा होगा कि प्रेम विवाह भी कर लेते हैं सब, तो वहाँ पे कोई कुंडली हॉरोस्कोप मैचिंग होती नहीं है, तो वो चल गई तो चल गई, नहीं तो फेल भी हो सकती है। लेकिन प्रेम विवाह जैसे देखा जाए तो ज़्यादातर फेल ही होता है। ठीक है, कहीं ऐसे दोनों छूटे नहीं हुए, तो कुछ भी तरह से वो कुछ उसके अंदर डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। तो उसके अंदर जैसे हम अभी सॉफ्टवेयर आ गए, अभी हम किसी के पास जाते नहीं है, यार इसको या मैच मेकिंग करना है, हम कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो अब तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गए, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम मैच मैचिंग कर देते हैं। सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि भी 27 गुण मिल रहे हैं,
अभी गुण कितने होते हैं तो गुण का क्यों महत्व है, ऐसा नहीं है 36 गुण है तो 36 में से 36 ही आने चाहिए, 36 में से 36 आते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे 18 से कम होते हैं तो सॉफ्टवेयर भी मना कर देता है कि भाई शादी नहीं हो सकती, ठीक है, 18 से कम आ रहे हैं। तो हमारी बात थी कि हम सॉफ्टवेयर में मैच मेकिंग कर देते हैं और शादी कर देते हैं, लेकिन वो शादी आगे जाके टूट सकती है, टूटती भी है और टूट सकती भी है। क्यों, आप पूछो क्यों? तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर ने बता दिया, ठीक है, लेकिन हमने उसका इंडिविजुअल मैच मेकिंग करवाया। यानी हम जैसे उसका बताया गया है अष्टकूट, अष्टकूट यानी क्या होता है, तो वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, फिर गण, फिर भकुट दोष आता है और नाड़ी। ये जो 8 प्रकार के जो दोष है वो अष्टकूट दोष बताए गए हैं। और उसके भी अलावा दोनों, जैसे लड़का है, लड़का की जो जन्म कुंडली है और लड़की की जन्म कुंडली है, उसके अंदर देखना होता है मंगल सबसे पहले। ये 8 अष्टकूट तो देखना ही होता है, उसके साथ में मंगल देखना होता है, मंगल की परिस्थिति दोनों में कैसी है, दोनों की कुंडली में, ठीक है। फिर दूसरा देखा जाता है कि चंद्र राशि, दोनों की चंद्र राशि कैसी है, दोनों की चंद्र राशि के लॉर्ड मित्र है या शत्रु है। आगे देखा जाता है कारक ग्रह, जैसे लड़के के लिए कारक ग्रह शुक्र होता है और लड़की के लिए कारक ग्रह गुरु होता है, कारक ग्रह को देखा जाता है। और उसके बाद देखा जाता है सप्तम भाव, दोनों के सप्तम भाव क्या है, दोनों के सप्तम भाव, दोनों के सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है, वो देखा जाता है। तो इतना सब कुछ इंडिविजुअल देखना पड़ता है और उसके बाद हम निर्णय ले सकते हैं कि शादी करें या ना करें, फिर वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज हो। मतलब आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि सॉफ्टवेयर में डाल के खुद ही ज्योतिषी का जो अधूरा ज्ञान है उसका उपयोग करके जो निर्णय लिया जा रहा है वो थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिषी जैसे आपने कहा कि इट्स अ साइंस। अगर एक राइट व्यक्ति हो, इट्स लाइक कोई ज्योतिष रॉन्ग हो सकता है, ज्योतिषी ज्ञान रॉन्ग नहीं हो सकता। सही बात, सही बात, परफेक्ट बोला। सो इसीलिए एक सही ज्योतिष के पास अगर आप जाओ तो संभावित है कि आपको एक राइट मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि कई सारे कुंडली के आयाम है, आपने इतने सारे आयाम बताए कि उसका इम्पैक्ट कहाँ से कैसे कैच किया जाता है, एंड दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। इसका तात्पर्य वही निकल सकता है कि आप डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पर आने से पहले इन सभी आयामों को चेक कर लीजिए, और आप जैसे निष्णात, आप जैसे जो बहुत ही ज्ञानी ज्योतिष है, वही आपको एक राइट मार्गदर्शन दे सकते हैं कि इसका सही उकेल क्या है। भारत जी, एक दो सवाल है और भी जाने से पहले। बहुत मुझे व्याकुल हूँ मैं इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए। कुछ लोग जन्म से या अपने अपने माता पिता के कर्मों से बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, बहुत सारा धन है, बहुत सारी खुशियां हैं, पर वो अपनी कुछ सालों की उम्र में जब वो खुद कार्यरत होते हैं अपने काम में, एक तरह से ऐसा कुछ हो जाता है कि सब कुछ चले जाता है और जीवन में बिल्कुल दरिद्रता आती है। क्या ये कुंडली का कोई भाग है ऐसा जिसमें ये दिख सकता है, कुछ होता है, या फिर हम सिर्फ ऐसा ही कहेंगे नहीं भाई इसने सही निर्णय नहीं लिए, ये नहीं लिए जिसकी वजह से ये हुआ? क्या है सर, कुछ ऐसा कुछ है कोई? नहीं, ये भी आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये ज़्यादातर किसी लोग यहाँ इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो जैसे दरिद्रता लगना, सब कुछ होने के बाद भी दरिद्रता लगना और सब कुछ होने के बाद सब कुछ चला जाना, तो ये भी एक ज्योतिष का ही पार्ट है। जैसे इसका रिलेटेड कोई जो ग्रह है, जो आपने बात की दरिद्रता, तो इसके रिलेटेड जो ग्रह है वो चंद्र है। अच्छा। हाँ, जैसे जन्म कुंडली में चंद्र से बहुत सारे योग बताए हुए हैं, दुर्योग बताए हुए हैं। जैसे चंद्र से सबसे पहला अगर कोई दोष है तो चंद्र राहु इकट्ठे है, ग्रहण दोष, उसको पितृदोष भी कहा गया है। फिर चंद्र और शनि साथ में बैठते हैं तो विष योग होता है। फिर चंद्र नीच का होता है, जैसे वृश्चिक राशि किसी की होती है तो चंद्र वहां पे नीच का हो जाता है, तो वहां पे भी दिक्कतें बताई गई है, ठीक है। फिर सकट नाम का एक दोष है, वो भी बताया गया है। हाँ। फिर जैसे केमद्रुम नाम का एक योग है, ये बहुत भयंकर योग है। जैसे आपने अभी अब बात किया कि दरिद्रता लगना, तो ये भी एक
जो दरिद्रता लगती है, सब कुछ होने के बाद सब कुछ चला जाता है, तो ये केमद्रुम योग के कारण से ऐसा होता है। ज्यादातर देखा गया है तो केमद्रुम योग से ही ऐसा होता है। तो ये केमद्रुम योग है क्या, ऐसे इसको जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है? तो ज्यादातर लोगों को ऐसा ही पता है कि चंद्र के साथ कोई ग्रह न हो और चंद्र जो भाव में बैठा है वहां से दूसरा और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। लेकिन चंद्र के साथ और चंद्र के दूसरे और 12वें भाव में अगर सूर्य है, राहु है, केतु है, तो वहां पे वो केमद्रुम योग निजभंग होता नहीं है। वहां पे केमद्रुम योग 100% लगा हुआ ही है, ऐसा समझना है। ठीक है। फिर दूसरी बात, ज्यादातर कुंडली में केमद्रुम योग कट जाता है, निजभंग हो जाता है। जब वो कुंडली कहते हैं तो मतलब वो जैसे पहले आपने हाँ, जन्म कुंडली लग्न 12 और नौमा हाँ, उसकी थी। 12 चतुर्भुज। 12 हाँ। हाँ, तो उसके अंदर जो केंद्र बताए गए हैं, कुंडली के भी प्रकार है, जैसे त्रिकोण है, केंद्र है, उपचय भाव है, दूसरा भाव धन का है, 7वां भाव भी धन का है, वहां से भी दसम के दसम होता है, व्यापार भाव होता है वो भी। 8वां भाव मृत्यु का भाव है, 9वां भाव भाग्य का भाव है, 10वां भाव हमारे पिता का है, कर्म का भाग है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, 12वां भाव जो है जो वो उसको भी बताया गया है, जैसे आत्महत्या कोई करता है, सुसाइड करता है, वो भी 12वां भाव से। अस्पताल, फिर पैरों के प्रॉब्लम, फिर बताए गए हैं जैसे किसी को संन्यास लेना है तो वो भी वहां पे अगर केतु बैठा है तो आदमी संन्यास ले सकता है 12वें भाव में। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अस्पताल है, वो एक अलग बात है। ठीक है। तो यहाँ पे जो केंद्र भाग, मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र क्या होता है। तो पहला चतुर्भुज, चौथा चतुर्भुज, 7वां चतुर्भुज और 10वां चतुर्भुज, ठीक है, ये 4 जो ब्लॉक है कुंडली के अंदर के, उसको केंद्र बताया गया है। चंद्र जहां भी बैठा है कुंडली में, केमद्रुम योग में चंद्र जहां भी बैठा है, वहां से चौथे भाव में, 10वें भाव, वहां पे जहां बैठा है वो पहला भाव है उसका, लेकिन वहां से चौथे भाव में, वहां से 7वें भाव में और वहां से 10वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वहां पे केमद्रुम योग निजभंग हो जाता है। तो मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब किसी के राशि में, किसी के कुंडली में अगर केमद्रुम योग है जिसका तात्पर्य दरिद्रता से है, सब कुछ छिन जाने से है, अगर जैसे आपने बताया इन जगहों पर अगर कोई दूसरी राशि होती है, हाँ, तो वो निजभंग हो जाता है। तो मतलब उसको केमद्रुम योग नहीं लगेगा, वो बच जाएगा। तो मतलब क्या ऐसा है कि जिन लोग के जीवन में ये दरिद्रता आई है, ऐसे घोर समय आए हैं, इनकी राशियों में केमद्रुम योग का होना निश्चित माना गया है, उसमें देखा गया है, पाया गया है। ऐसे कितने भी जातक है कि जिनको केमद्रुम योग लगा हुआ है, और ये केमद्रुम योग जो है वो जातक लड़के की कुंडली में थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन लड़कियों की कुंडली में इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। क्योंकि इसका दुष्प्रभाव क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको केमद्रुम योग का। तो सबसे पहले अगर कोई लड़की की कुंडली में केमद्रुम योग है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 6, 8 और 12 ये खड्डा बोलते हैं इसको, ये त्रिक भाव है, ज्योतिष में इसको त्रिक भाव कहा जाता है। अगर चंद्र 6, 8, 12 में बैठा है, यानी जो 12 चतुर्भुज है उसके अंदर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चंद्र बैठा है और वहां पे केमद्रुम योग लगा है, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। फिर चंद्र में 2 पक्ष देखे जाते हैं। जैसे पूरा जो महीना होता है वहां पे 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, जो प्रथम दिन होता है उसको हम प्रतिपदा बोलते हैं, एकम बोलते हैं। ठीक है। हाँ, और वहां से जो 15वां दिन होता है वो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। वहां पे बड़ा चंद्र होता है। तो ये जो प्रतिपदा से यानी एकम से या पूनम तक जिसका जन्म होता है शुक्ल पक्ष में, उसका चंद्र अच्छा है। और जैसे कृष्ण पक्ष अपर पक्ष है तो वो काला पक्ष है, वहां पे चंद्र कटता है धीरे धीरे और अमावस्या को दिखता नहीं जाता। जैसे अमावस्या के नजदीक किसी का जन्म होता है या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के बाद अगर किसी का जन्म होता है तो वो चंद्र में दम नहीं होता है, वो चंद्र में पावर नहीं होता है, क्योंकि उसको अमावस्या के नजदीक अमावस्या का दोष लगता रहता है।
और वो उसको अंदर जो पावर होना चाहिए चंद्र के अंदर वो पावर होता नहीं है। नहीं है। इसके लिए वो अपर पक्ष का होगा केमद्रुम योग। अगर चंद्र अपर पक्ष में होगा, अपर पक्ष में अमावस्या के नजदीक में जन्मा हुआ होगा और केमद्रुम योग लगा है तो फिर से और वो केमद्रुम योग का जो प्रभाव है वो बढ़ गया, दुष्प्रभाव। ठीक है, पहले 6, 8, 12 में चंद्र बैठा है तो उसका दुष्प्रभाव बढ़ गया। फिर वो अपर पक्ष में अमावस्या के नजदीक में उसका जन्म हुआ है जातक का, तो उसका वो जो केमद्रुम दोष का प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो बढ़ गया। ठीक है, और बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने आपको नक्षत्र की बात की, नक्षत्र यहाँ पे भी देखना होता है। अच्छा। ठीक है, अगर चंद्र जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो लॉर्ड 6, 8, 12 का भी लॉर्ड होगा तो और वो केमद्रुम योग दूषित हो गया और वो बढ़ गया, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव और बढ़ गया। मतलब विष पर विष, विष पर विष, विष पर विष, विष पर विष, इसको बोलते हैं एनालिसिस। समझ रहे हो? इस तरह से इसको देखना पड़ता है कि कितना प्रभावी है। इसको 100% प्रभावी बोलते हैं। जैसे कोई भी दोष होता है तो उसकी मात्रा होती है, वो मात्रा इस तरह से देखी जाती है। और अगर ऐसा होता है किसी जाति का या कोई बालिका की पत्रिका में, जन्म पत्रिका में ऐसा होता है तो वो क्या करेगी? तो वो बचपन से ही उसका जब बर्थ होता है वहां से ही वो बहुत शांत रहेगी। ठीक है, वो जैसे आंख निकाल कर देखा ही करेगी सब कुछ बोलेगी नहीं, वो बहुत मंद रहेगी। ठीक है, वो अभ्यास में अच्छा नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर वो ज्यादा डरेगी क्योंकि चंद्र यानी मन है, तो उसकी इफेक्ट कहाँ होगी उसको? तो अनकॉन्शियस माइंड में होगी उसकी इफेक्ट उसको। जैसे वो बड़े होती है, जैसे 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 वो बड़े होती है, जैसे उसको डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे, डबल माइंडेड होगा वहां पे उसका। वो डरती रहेगी अंदर से, अनजाना सा डर उसको सताता रहेगा, जैसे उसके चेहरे के ऊपर एक उदासीनता दिखेगी ऐसे जातक के। और हर बार वो निर्णय गलत ही रहती रहेगी, हर बार। हाँ, जब तक जिएगी तब तक, जब तक वो दरिद्री नहीं हो जाती तब तक। बात वही है दरिद्रता की। तो वो जब तक नहीं हो जाती, जब तक वो उसकी पूरी जिंदगी खलास नहीं कर देती, तब तक वो गलत डिसीजन ले। हाँ, केमद्रुम दोष वाले लोग बहुत प्यारे होते हैं परिवार में, ऐसा भी देखा गया है। परिवार में सबसे प्यारे लोग होते हैं वो लोग, लेकिन ऐसे डिसीजन लेने के बाद वो परिवार के भी नहीं रहते। जैसे शादी की उम्र होती है तो ऐसे लोग ज्यादातर देखा गया है कि लव मैरिज करते हैं, और जो लड़का ढूंढते हैं वो भी गलत लड़का ढूंढते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत पछताना होता है। जैसे वो मायके के भी नहीं रहते और वो वहां के भी नहीं रहते, कोई रास्ता खुला नहीं रहता। हाँ, सब रास्ता बंद कर देते हैं वो लोग। तो क्या ये दोष, ये जो केमद्रुम योग है, ये इसके लिए कारणीभूत है? ऐसे सब निर्णय, ऐसे सब गलत रास्तों पे चल जाना, ऐसे सब, और कोई भी इसका इलाज है? इसका इलाज शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र में ज्यादातर सबके इलाज बताए गए हुए हैं। जैसे कोई समस्या खड़ी हो गई है ग्रहों से या नक्षत्रों से, तो उसका समाधान भी बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से समाधान बताया गया है। लेकिन वैसा समाधान प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो वहां से निकल सकते हैं। मतलब समाधान जो बताया गया वो एक सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन कर जाना चाहिए। हाँ, उसका समाधान जो ब्राह्मणों के पास हम पूजा करवाते हैं, जैसे बोलते हैं कि भाई आपको पूजा करवानी पड़ेगी, तो जो पूजा करवाते हैं तो वो जो ब्राह्मणों के पास पूजा करवाते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे बताया गया है कि कोई भी ग्रह को अच्छा करने के लिए उसका जप करना पड़ता है पहले। जो उसकी संख्या बताई गई है उस संख्या से उसके जप करने पड़ते हैं, फिर उसका दशांश हवन होता है, फिर उसका दान बताया गया है। जैसे आपको ग्रह की पीड़ा है उस प्रकार का दान बताया गया है। जैसे 100% दोष है, कोई ग्रह 100% वीक है, तो आपके वजन के हिसाब से दान करना बताया गया है। आगे बहुत सारा है क्रम उसके अंदर, तर्पण है, मार्जन है, ठीक है, ब्राह्मण भोजन है, बहुत सारा क्रम है। लेकिन इतना तो करना चाहिए, क्रम करना ही चाहिए। तो क्या अगर ऐसा करने से, ऐसा सोल्यूशन लेने से, क्या ये केमद्रुम योग टल सकता है? हाँ, उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। 100%। वो केमद्रुम योग में से निकल जाएंगे। किसी को, अगर कोई दर्शक सुन रहे हैं, उनको पता है हमारी कुंडली में केमद्रुम योग है, तो ऐसा सोच रहे हैं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो केमद्रुम योग जो है वो पहले देता है, पहले सब कुछ देगा। हमारे पास कुछ होगा तो जाएगा ना, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो जाएगा क्या? तो केमद्रुम योग पहले सब कुछ देता है, तुम्हें टॉप के ऊपर पहुंचाता है,
और फिर ले लेता है। और वो कब लेगा? जब चंद्र की अंतर्दशा चलेगी, जब शनि की 7.5 आएगी, शनि की धैया आएगी और शनि चंद्र का कुछ मिलन होगा, किसी भी तरह से चंद्र के ऊपर किसी गलत ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, दृष्टि होगी और उनकी भी अंतर्दशा जब चलेगी तब वहां पे वो कर सकता है। फिर चंद्र की अंतर्दशा आएगी, चंद्र की महादशा आएगी, उसके अंदर भी ये हो सकता है। वाह, क्या डिटेल बात कही महाराज जी आपने। मतलब केमद्रुम योग जैसे योग को भी सॉल्यूशन है, अगर आप सही, उसके लिए सही ज्योतिष मिलना भी जरूरी है। हाँ, सही उसका प्रिडिक्शन, यानी जो एनालिसिस मैंने बताया वो एनालिसिस होना चाहिए कि भाई केमद्रुम योग है या नहीं है, वो नीच भंग हो गया है या भंग हो गया है, वो तो पहले डिसाइड करना आना चाहिए। और आपने ज्यादातर बोला कि ज्यादातर केमद्रुम योग भंग हो जाता है, हो जाता है, लेकिन 90% हो कुछ जाता रह है। जाते हैं। हाँ, कुछ रह जाते हैं। आपने कोई केसेस देखे हैं ऐसे? हाँ, जैसे मेरे पास अभी 3-4 महीने पहले ही एक केमद्रुम योग का एक केस आया था। जैसे वो लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, पापा के साथ प्लेन में बैठना था उसको, लेकिन वो अंदर से डर रही थी। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो अधिपति है वो चंद्र का था, जैसे सबके होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वेदों में ही लिखा है मनसो जाता चंद्रमा, तो मन के ऊपर अधिपत्य चंद्र का है। यानी उसको केमद्रुम योग लगा हुआ है तो उसका मन कैसा रहेगा? भयभीत रहेगा। तो उसको बैठना तो था प्लेन में, ठीक है। तो वो प्लेन में बैठी। जब वो प्लेन में बैठी, वो 8-9 साल की लड़की थी, यानी समझदार, तो थोड़ी तो समझदार थी वो, ठीक है। हाँ, थोड़ा वो समझ आता है। तो वो अगर प्लेन में बैठी तो उसके हार्ट बीट तब बढ़ गए, ठीक है। लेकिन केमद्रुम योग है, बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। ज्यादातर ये लोग बोलते नहीं है, अकेला रहना पसंद करते हैं। तो वो कुछ बोली नहीं, उसके हार्ट बीट बढ़े रहे, ठीक है। बहुत उसको ठंड लगने लगी, ठीक है। तो वहां पे जो उपचार था वो उपचार उन्होंने प्लेन में किया। फिर उनका कनेक्टिंग प्लेन था, तो वो फिर से वो जा रहे थे बनारस और दिल्ली में वो उतर गए। दिल्ली में उसको थोड़ा सा वो वेट था, वेटिंग पीरियड में वहां पे बैठे, ठीक है। तो वहां पे उसको दवाई दी, सब कुछ दिया, सब ठीक लगने लगा उसको वापस, ठीक है। वापस दूसरे प्लेन में बैठना था, ठीक है, वाराणसी के लिए निकलना था, ठीक है। तो वो फिर से वो बैठी, फिर से वही कंडीशन उसको चालू हुई। तो वहां पे जाकर जब वाराणसी में गए, वो 4-5 दिन वहां पे रुकने वाले थे, ठीक है। तो वहां पे उसको इतनी तबीयत उसकी बिगड़ गई, वो इतना डर गई, इतना डर गई कि 8-9 साल की लड़की के लिए डॉक्टर ने क्या बता दिया हम्म, कि इसका हार्ट को चेक करना पड़ेगा। हाँ, जो हार्ट के लिए जो भी रिपोर्ट होते हैं वो निकालने पड़ेंगे। वो निकालने पड़ेगा, हार्ट चेकअप करना पड़ेगा। हाँ, तो वहां पे तो पापा मम्मी डर गए कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो बिल्कुल स्वस्थ थी, उसको बुखार भी उतरे नहीं, उसको बुखार भी इतना चढ़ गया। तो वहां पे तो सब डर गए, ठीक है। तो वहां पे उसके पापा ने मेरे को फोन किया। मैंने बोला आप पहले मेरे को कुंडली भेजो, ठीक है। तो जन्म कुंडली मैंने देखा केमद्रुम योग था और ये सब इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि दूसरा कोई दोष कुंडली में है नहीं इसके अलावा। तो मैंने फोकस उसके ऊपर किया। और जब मैंने उसके पापा को बोला कि उसको जितना आपके अंदर प्रेम हो, उतने प्रेम से उसके साथ बात करने का प्रयत्न करो अभी, ठीक है। तो जैसे उसको दवाई वगैरह दी, सब उसको थोड़ा आइसक्रीम खिलाने ले गए बाहर और सब उसको थोड़ा आनंद करा। फिर उसको उसके पापा ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों हुआ? तो बोले मैं प्लेन में बैठी तो मैं डर गई, और मैं इतना डर गई हूँ कि मुझे अभी प्लेन में बैठना नहीं है। फिर उसने पापा ने मैंने उनको यहाँ से कहा कि वो बहुत डर गई है, उसको पूछो और ऐसा होने का रीज़न क्या है। तो केमद्रुम योग, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, 8-9 साल की है, तो उसके साथ तो अभी वो उसको डर ही लगेगा। जब मैंने पूछा तो उसके पापा ने कहा कि वो एक रूम में से दूसरे रूम में भी नहीं जाती, वो कुत्ते से भी डरती है, ठीक है। वो उसका डर डर बहुत ज्यादा है। उसको अगर किसी ने आंख भी निकाल दी और कुछ जोर से कोई बोल गया तो वो 2 दिन तक उदास रहेगी, सेंसिटिव। सेंसिटिव। तो जो अनकॉन्शियस माइंड था उसका, उसके अंदर उसको जो डर चला गया था, वो डर की वजह से ये सब हुआ। जब उसके पापा ने फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवाई और ट्रेन की टिकट करवाई, उसने उसको दिखाई तो तुरंत ही उसको वो ठीक हो गई। ठीक हो गई। क्या बात है। और उसके बाद वो पढ़ने में भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। जैसे उसको कुछ यूनिट टेस्ट उसके होते थे तो 25 में से उसके 7 मार्क आते थे। स्कूल वालों ने भी बहुत कंप्लेन करते थे। और आज की तारीख में
वो लड़की के 87-90% आते हैं आज की तारीख में। वाह। वो अभी 3rd में है वो लड़की, और सबके साथ बात करती है। पहले उदास बैठी रहती थी। जब हमने उसका ये केमोद्रम योग का विधान वहाँ के आने के बाद उसको पापा के मैंने बताया कि इसका ये केमोद्रम योग का विधान करो तो उसके साथ ये सब भी होता होगा, तो उन्हें पापा ने बताया कि ये सब आपने जो बताया, वो डरती है, एक रूम में से दूसरे रूम में तो नहीं जाती, ये सब आप बोल रहे हो वो सब सही है। और जब हमने उसका प्रॉपर उसका इलाज किया, तब जाके अभी वो बिल्कुल फ्रेश है। अभी वो जैसे 60 बच्चे बैठे हैं तो, केमोद्रम योग से बाहर आ गए। हाँ, क्या बात है। वो उसके फ्रेंड्स भी बनने लगे। पहले कोई फ्रेंड्स नहीं था, अभी फ्रेंड्स भी बनने लगे। और पहले वो इंट्रोवर्ट थी, अब हाँ, एक्सट्रोवर्ट हो गए, राइट। हाँ, वाह, क्या बढ़िया बात कही सर आपने। क्योंकि कई लोगों के जीवन में ऐसा सब होता होगा, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली को तरफ ध्यान दिया नहीं होगा। ये बात सत्य है कि जब आपका जन्म होता है तो जो ग्रहों की स्थिति होती है वो आपके कुंडली में उसकी प्रिंट आ जाती है। इट्स अ स्नैपशॉट, और ये स्नैपशॉट आपके जीवन में असर करता है, ऐसा मेरा मानना है। लोग माने ना माने उन पे छोड़ता हूँ मैं। इस पॉडकास्ट को बस वो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ले। अगर आपको कोई सवाल है आपके कुंडली के विषय में, मैं जेन्युइनली वुड सजेस्ट कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो है, जिसको बहुत सॉलिड थोरो ज्ञान है, उसकी आप राय ज़रूर लीजिए अगर आप इन विषयों में मानते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, आपका धर्म कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो, दरिद्रता जैसे गहरे परिस्थितियाँ किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति पे आ सकती है। ये परिस्थितियाँ धर्म निरपेक्ष है, सॉरी टू से दैट। तो इसलिए पहले अगर किसी अच्छा वैदिक ज्योतिष है तो आप उनको दिखाइए ज़रूर। वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को ध्यान में लेकर कुंडली बनाएंगे, और कुंडली में ये दिखेगा कि क्या केमोद्रम योग है या नहीं। और अगर है, मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई भी धार्मिक विषय में कोई भी आपको अवधारणा है, अपने तक रखिए। अगर ऐसा योग निकलता है किसी अच्छे से वैदिक ज्योतिष से, उसका एक सही सॉल्यूशन करके देखिए, अपना के देखिए, इससे कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है, अगर ये काम कर जाता है तो आप ऐसे संकट, दरिद्रता आने वाले संकट से आप दूर हो सकते हो। सो बहुत बड़ी बात आई थिंक महाराज जी आज आपने हमको बताई। महाराज जी, एक बात बताइए जाने से पहले, सुख और दुख मनुष्य जीवन के, तो ये जीवन का सफर सुख और दुख से भरा है। दुख के समय में कुंडली देखना वगैरह ये सब तो चलता ही रहेगा, और ये करना चाहिए। जैसे आपसे आज मिलके, आपसे ये बात करके इस बात का एहसास हुआ। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति खुद क्या कर सकता है दुख के समय में, जो जिससे उसको राहत मिले? कोई आपका मार्गदर्शन प्लीज दीजिए उस। जैसे आपने बात बताई, बहुत बढ़िया बात है आपकी, कि सुख और दुख ये तो साथ में ही है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, वो साथ में ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे हमारे 4 वर्ण है, तो जो ब्राह्मण समुदाय है, और कोई भी है, कोई भी कर सकता है। तो हमारे ऋग्वेद में जो पहला मंडल है, वो पहला मंडल का एक पहला मंत्र है, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ठीक है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो ये मंत्र से हम हमारा जो दुख है, वो दुख में हम राहत ले सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, हम कहते हैं भगवान। ठीक है। तो भगवान का कभी अर्थ निकाला आपने? जो है पर दिखता नहीं है। जैसे अभी लास्ट 4 या 4 से 5 साल पहले जैसे कोरोना था, लेकिन दिखता नहीं था। हाँ, वैसे बहुत सी चीज है कि जो है पर दिखती नहीं है। तो हम भगवान ले लेते हैं, भगवान है, तो है का क्या
ये है तो कहाँ पे है? तो वो हमारे साथ है, हमारे शरीर में है। जो ऊर्जा के स्वरूप में हमारे स्वरूप हमारे घर में रह रहे हैं। हमारा घर यानी हमारा शरीर। माफ करना, वो भी हमारा नहीं है, वो भी रेंट का ही है। हाँ, वो भी हमें कभी भी दगा दे सकता है। ठीक है। तो भगवान यानी क्या? तो 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट को हम भगवान कहते हैं, यानी पंच तत्व। हाँ, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और वही भगवान है, वही नेचर है। किस तरह से? तो जैसे सबसे पहले आकाश, बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद पानी, तो वाटर एलिमेंट है। पानी से वनस्पति का सर्जन होता है। ठीक है। वनस्पति का सर्जन जैसे होता है, जैसे वनस्पति आई तो वायु आया, पवन आया, तो वो एयर एलिमेंट है। और उसकी वजह से वनस्पति हलती है। पान आपको हलते दिखेंगे। ठीक है। जब वो सूख जाते हैं, तब वो पवन से अग्नि का उत्पन्न हो जाता है। वो क्या है? फायर एलिमेंट। जो राख होती है, वो राख कहाँ पे गिरती है? सॉलिड धरती पर, यानी वो अर्थ एलिमेंट। तो ये 5 तत्व है, ये हमारे हमारे बॉडी में भी है। तो हमारी बॉडी में भगवान कहाँ पे है? तो पानी में है। सबसे पहले जो हम पानी पी रहे हैं, 60-70% जो नेचर में है, वो हमारे बॉडी में भी है। तो पानी में भगवान है। तो हम पानी का उपयोग अगर करने में कुछ गलत करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो वाटर का भाग है, वो उसके रिलेटेड हमें रोग होता है। अग्नि, अग्नि कहाँ पे है? तो हम वैश्वानर नाम का अग्नि हमारे पेट में है, वैश्वानर नाम का। ठीक है। जो प्रज्वलित होता है समय आने पर। हाँ। तो हम क्या देते हैं? हम खाते, वो हम आहुति दे रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्भुजम। खाने का काम आपका है, पचाने का काम भगवान का है। भगवान। ठीक है। अग्नि शक्ति। हाँ। और जब जठर अग्नि पे उसका नियम, प्रकृति का नियम के विरुद्ध लोग खाते हैं, तो वो वहां पे हमें, यानी अन्न को भी हम क्यों भगवान कहा गया है? अन्न को भी क्योंकि वो हम आहुति दे रहे हैं उसके वहां पे। बस उसी तरह से अर्थ एलिमेंट हमारे शरीर में कहाँ पे है? तो हमारे जो बॉन्स है, वो तो हड्डियां, हमारे माँ बाप तो खींच कर बड़े नहीं करते हमें, हमारी हड्डियां हमें बड़े नहीं करते, तो वो भी भगवान करते हैं। तो अर्थ एलिमेंट में अगर कुछ बिगाड़ते हैं, जैसे पॉल्यूशन है, जैसे हम कुछ वनस्पति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो भी हमारे बॉडी में जो वो पार्ट्स है, उसको वो बिगाड़ेंगे। जैसे आकाश तत्व है, तो वो हमारा पूरा मस्तक है, तो वहां पे भी कुछ बिगड़ा तो यहाँ भी बिगड़ने वाला है। करेक्ट। प्रकृति का सारा बैलेंस है। हाँ, बस। और अब देखते हैं भगवान, तो भ यानी क्या? भूमि। ग यानी क्या? गगन। व यानी वायु। वा का जो आ है, वो अ है, अग्नि। और न यानी नीर। हो गया भगवान। वाह, क्या बात है। तो वही हमारे शरीर में, वही हमारे घर में है, और वही हमारी कुंडली में है, जन्म कुंडली में भी है। तो ये सबका बैलेंस कुंडली में भी बना होना चाहिए। हम जिस घर में रह रहे हैं, वहां पे भी ये 5 एलिमेंट है, तो वहां पे भी ये इसका होना चाहिए। नहीं तो जो अंदर घर का रहेला, जो घर के अंदर रहा हुआ जो वास्तु है, उसका अन्न क्या है? तो जो 5 एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है, तो वो उस घर को खाएगा। सही है। तो वास्तु शास्त्र का टॉपिक है, लेकिन ये घर की ऊर्जा है। जैसे हमें पसीना होता है, वैसे हमारे शरीर में जो एनर्जी है, वो एनर्जी का नाम क्या है? हमने क्या दिया उस एनर्जी का नाम? शक्ति। हाँ। तो घर की जो एनर्जी है, उसका नाम हमने क्या दिया? वास्तु। राइट। तो वो 5 एलिमेंट भी ठीक होने चाहिए। तो महाराज जी, कौन सा एक मंत्र आप सोचते हैं कि अगर उसका जाप करने से, उसका नाम लेने से सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन उसकी क्षमताएं, दुख की क्षमताएं, शक्ति उसकी कम हो, और मनुष्य जीवन को एक थोड़ा आराम मिले जब वो वास्तव में बहुत दुख से गुजर रहा हो, तो वो कौन सा जाप होगा आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि
पीड़ितम कर्म बंधन ही। तो यहाँ पे कर्म की बात की गई है। और मनुष्य अगर उसको दुख मिल रहा है, आर्थिक मिल रहा है, मानसिक मिल रहा है और शारीरिक मिल रहा है, तो वो उसके कर्म उसके लिए जवाबदार है। और कर्म कहाँ दिखते हैं? तो कुंडली में दिखते हैं। कुंडली कब तैयार होती है? जब वो जातक का, वो बालक का जन्म होता है, तब गैलेक्सी में वो उसी समय पे वैसे ग्रह आएंगे, उसी समय ही वो उसका शूल बाहर आएगा। स्नैपशॉट। हाँ, उसी समय वो शूल भी बाहर आएगा। वो हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं ना, वो मेरे हाथ में नहीं है बच्चे को कब बाहर लाना है। हाँ, समय निकल जाता है तो डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करके हम उसको बाहर ले लेंगे, लेकिन समय से पहले डॉक्टर कभी बोलेगा कि वो इस समय पे बाहर आएगा? भगवान ने ही सारा नियम बना रखे। तो वो उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी कर्म। कर्म। तो वो कर्म के हिसाब से ही जब गैलेक्सी में वो कुंडली ऐसी बनेगी, तभी वो बच्चे का जन्म होगा। और कभी कभी तो हमारे पास ऐसी कुंडली आती है, जैसे हम केमद्रुम युग की बात कर लो, अभी दूसरे कोई युग की बात ही नहीं करनी अभी केमद्रुम युग की बात कर लो। जैसे 6, 8, 12 में मैंने आपको बताया चंद्र होगा और केमद्रुम योग होगा, अपर पक्ष में चंद्र होगा। वो 6, 8, 12 की लोड के नक्षत्र में अगर चंद्र होगा, तो हम ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों की कुंडली ब्रह्मा जी ने काली कलम से लिख दी है ओ कि कैसे कर्म किए होंगे इन्होंने। तो ऐसी कुंडली इनको प्राप्त हुई, ऐसा योग इनकी कुंडली में प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे योग है, काल सर्प है, पितृदोष है, बहुत सारे योग है। नहीं, इन सभी योगों पर हम एक बार और नए एपिसोड करेंगे आपके साथ महाराज जी। मैं आपको और दोबारा बुलाऊंगा उस विषय पर आपने जो कहा कि दुख है, और महादेव जी के ध्यान में अगर आप महामृत्युंजय जाप करते हैं, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। वाह, क्या बात है। तो यही आज का ये जो एक बहुत ही सुंदर सा धार्मिक थोड़ा है, और वास्तुशास्त्र का उन्होंने, महाराज जी ने थोड़ा रेफरेंस दिया, संदर्भ दिया, और कैसे हमारी कुंडली, कैसे हमारे नक्षत्र, कैसे ग्रह, कैसे विभिन्न प्रकार के योग, कैसे मारक है, कारक है, धारक है, बाधक है, ये कैसे ये ग्रह, इनकी दशाएं कैसे हम पे हावी होती है, कैसे हम पे असर करती है। और हम एक मनुष्य, प्रकृति के इन पंच तत्वों से बने हुए हमारा जो ये शरीर, सनातन धर्म में जिसको ये बहुत साफ तौर पर माना गया कि आत्मा इस शरीर रूपी वाहन का उपयोग करके जन्म लेती और अंत पहुंचती, लेकिन ये मनुष्य रूपी जन्म का जो असर, कर्म करने के लिए जब जन्म लिया और उसका जो असर हो रहा है, और इसका स्नैपशॉट जब आपने जन्म लिया तब आपकी कुंडली में दिख रहा है। और ये विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान है, जैसे महाराज ने हमें बताया। तो दोस्तों, इस बात को बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। आप हो सकता है आप इसको बहुत लाइटली लें, ठीक है, इट्स अप टू यू, बट एक बार अच्छे किसी वैदिक ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा के देखिए, और हो सके उतने प्रश्न पूछिए। उनका ज्ञान मत परखिए, आप उनका ज्ञान परखने से आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आप अपने जीवन के प्रश्न पूछिए, आप अपनी कठिनाइयां पूछिए और देखिए क्या मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि आई रेकमेंड यू दैट, इट इज जस्ट माय ओपिनियन, बट वेल दोस्तों, आज का ये जो धार्मिक ज्योतिषी ज्ञान से भरा हुआ आज का जो एपिसोड, एक अलग विषय जो था, जो रेगुलरली हम लोग लेते हैं उससे काफी अलग विषय था। आज हम यहाँ इसका पूर्ण विराम नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सारे विषय, कई सारे योग पे हमने बात करनी है, इसलिए आज हम इसका अंतर विराम ले रहे हैं। महाराज जी को दोबारा और नए एपिसोड्स के लिए बुलाएंगे और नए विषयों पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, तब तक आपको अच्छा लगे बुरा लगे, प्लीज लिख के भेजिए। आपके अगर कुछ सवाल है, आपके जीवन में आप कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बिल्कुल लिखिए, हम महाराज जी तक पहुंचाएंगे और महाराज जी को दोबारा बुलाएंगे शो पे आपके सवालों को जवाब देने के लिए। पर तब तक दोस्तों, हम विदा लेते हैं आपसे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे परिवार का भाग बनिए। लाल रंग का जो बटन है, गोल लंबा गोल बटन जिसको सब्सक्राइब कहते हैं, उसको दबाइए। उसको दबा के देखिए, आपको एलर्जी नहीं होगी, आपकी ग्रह दिशा बिगड़ेगी नहीं, आपकी ग्रह दिशा अच्छी ही होगी वो दबाने से। तो कृपया लाल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये बहुत इन्फॉर्मेशन, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तब तक
जब तक हम नया और विषय लेके आते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन विद सम न्यू एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग, आई ओपनिंग, विजनरी, अ वेरी रेवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन के साथ। सी यू बाय दैट टाइम, हैव अ नाइस डे।